नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हम जो तरक्की कर रहे हैं उसकी कीमत कौन चुका रहा है? शायद हमारा ये ग्रह। तो आज हम इसी बहुत ही नाजुक से बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारे पर्यावरण की सेहत के बीच है। देखते हैं कि हमारी इस दौड़ ने हमारे प्लैनेट पर क्या असर डाला है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। और ये जो बात है ना, ये हमें सीधा उस मुद्दे के दिल में ले जाती है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। मतलब ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी कहानी के हीरो और विलन दोनों हम ही हैं। अच्छा, तो इस संकट की जड़ तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट आखिर हमारे लिए करता क्या है। देखिए, ये सिर्फ पेड़ पौधे या नदियों का कलेक्शन नहीं है। ये एक जिंदा, जीता जागता, सांस लेता हुआ सिस्टम है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे आसपास है, चाहे वो जिंदा हो या बेजान। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल की तरह है जिसका हर एक धागा दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा ग्रह हमें चार बहुत ही कीमती सर्विसेज दे रहा है। पहला, ये हमें जीने के लिए रिसोर्सेज देता है। दूसरा, हम जो कचरा पैदा करते हैं उसे ये खुद में समा लेता है, उसे साफ करता है। तीसरा, ये लाइफ को सस्टेन करता है, मतलब जीवन को मुमकिन बनाता है। और चौथा, अपनी खूबसूरती से हमें सुकून देता है। सच कहूं तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि गड़बड़ हो कहाँ रही है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी डिमांड्स इस सिस्टम की कैपेसिटी से बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए इस इम्बैलेंस को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, हर सिस्टम की एक लिमिट होती है, एक सीमा, और हमारी पृथ्वी की भी है। इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता। ये वो अनदेखी लाइन है जिसे अगर हमने पार किया तो मतलब समझ लीजिए कि हमने खतरे को दावत दे दी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। एक वक्त था जब रिसोर्सेज की सप्लाई हमारी डिमांड से कहीं ज्यादा थी, मतलब कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज आज हमारी बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरा खेल ही पलट दिया है। अब हालत यह है कि हमारी डिमांड सप्लाई पर बुरी तरह हावी हो चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के बढ़ते फीवर का, उसके बढ़ते बुखार का सिम्टम है। सोचिए, पिछली सदी में हमारे एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर इतना बढ़ गया है। ये एक सीधी सीधी साफ चेतावनी है। और जब हम धरती की इन सीमाओं को लांघते हैं तो उसके नतीजे भी बहुत गंभीर होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद होना और ना जाने कितनी ही प्रजातियों का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना, ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं हैं। ये हमारे भविष्य के लिए बज रही खतरे की घंटियां हैं। चलिए अब इस ग्लोबल क्राइसिस को जरा इंडिया के नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा देश जो अपने आप में कुछ बहुत ही यूनिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। भारत को कुदरत से बेशुमार तोहफे मिले हैं। हमारे पास उपजाऊ मिट्टी है, सैकड़ों नदियां हैं, हरे भरे जंगल हैं और लोहा कोयला जैसे खनिजों के बड़े बड़े भंडार हैं। लेकिन कभी कभी यही दौलत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स देखने को मिलता है। भारत की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, वो एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ गरीबी है और जिंदा रहने की जरूरतें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती अमीरी और कंजम्पशन वो भी इसे बर्बाद कर रहा है। ये आंकड़ा भारत के जंगलों की एक बहुत दर्दनाक कहानी बताता है। प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा जो फॉरेस्ट लैंड हमारे हिस्से में आता है, वो हमारी बेसिक जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा कम है। ये एक बहुत ही सीरियस इम्बैलेंस है। जरा इस चार्ट को देखिए। 1951 में जहां सिर्फ 3 लाख गाड़ियां थीं, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 35 करोड़ पहुंच गया। कुछ ही दशकों में गाड़ियों की संख्या में ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है ना, ये हमारे शहरों की हवा में जहर घोल रही है। ये वो कीमत है तरक्की की जो हम अपनी हर सांस के साथ चुका रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात की, लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। चलिए अब उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक तालमेल बिठाने का वादा करता है। तो ये रास्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी तरक्की करो जो आज हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को उनकी जरूरतें पूरी करने से ना रोके। ये बैलेंस और दूर की सोच रखने वाली फिलॉसफी है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। मतलब ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस प्लैनेट को आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी हालत में सौंपें।
हमें कुदरत के इस खजाने के सिर्फ ब्याज पर जीना सीखना होगा, उसका मूलधन यानी कैपिटल खर्च नहीं करना है। तो सवाल यह है कि हम इस गोल को अचीव कैसे करें। आइए कुछ ठोस स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो एक ग्रीन फ्यूचर की नींव रख रही हैं। दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, जो हमें एक उम्मीद देता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी का इस्तेमाल शुरू करने से वहां के एयर पोल्यूशन में काफी कमी आई है। ये इस बात का सबूत है कि अगर नियत और नीतियां सही हों तो बदलाव लाया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। सोलर और विंड पावर जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल, गांव में एलपीजी और गोबर गैस जैसे साफ सुथरे फ्यूल का यूज, केंचुओं से बायो कंपोस्टिंग करना, और तो और आयुर्वेद जैसे हमारे पारंपरिक ज्ञान को फिर से जिंदा करना, ये सब एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं। खेती में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को छोड़कर नीम जैसी नेचुरल चीजों पर आधारित कीटनाशकों की तरफ लौट रहे हैं। सांप, उल्लू और मोर जैसे कुदरती शिकारियों को बचा रहे हैं जो किसानों के दोस्त होते हैं। ये सब नेचर के साथ मिलकर काम करने का एक तरीका है, उसके खिलाफ नहीं। और आखिर में बस एक सवाल, डेवलपमेंट हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हमारी इन ज़रूरतों की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।